हेलो एवरीवन, दिस इज महेश पाल। वेलकम यू ऑल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक कोई नई वीडियो आ पा रही है और आज के इंफॉर्मेटिव सेशन में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। बेसिकली ये जो चीज़ें रहेंगी, मैं थोड़ा सा अगर सोचूं तो मैं टारगेट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं जिस तरीके से कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अभी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हाल ही में जनरेट होने वाले हैं और इसके लिए अगर देखा जाए, इसमें मैं अगर थोड़ा सा सिलेबस की तरफ ध्यान दूं तो सिलेबस में इसमें जो टॉपिक्स आर बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। राइट, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें आप किस तरीके से चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए जिनको कि अगर आप टच करें तो वो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव साइड में रिजल्ट को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो बात करते हैं उसी मैनर में कि कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए। यूजुअली मैंने फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी कई सारी चीज़ें बता रखी हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देखूँ तो फिजियोलॉजी में जैसे कि रेस्पिरेशन वाला पॉइंट्स, ओके ना, रेस्पिरेशन रहा। साथ के साथ में क्या रहा कि जैसे मैंने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बताया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेरी पुरानी वीडियोस में मिल जाएंगी। रेस्पिरेशन, न्यूक्लिक एसिड, अलोंग विद दिस आपको एक और मिलेगा ग्रेजुएशन थर्ड ईयर की एक वीडियो रहेगी, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर की जूलॉजी एंड इन दैट वीडियो यू गॉट द फ्यू कंसेप्ट्स लाइक दैट ऑफ द कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, राइट, कि नेफ्रॉन का फंक्शन कैसा हो गया। इस तरीके की चीज़ें भी आपको अल्टीमेटली क्या है, फिजियो वाले टॉपिक्स, वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। मोरोवर आज की जो वीडियो रहेगी, आज की वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूँ, बेसिकली इसमें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म देखेंगे। राइट ना, कि बायोमोलिक्यूल्स जो रहे इनका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से रहा। अब बायोमोलिक्यूल मेटाबॉलिज्म में कई सारी चीज़ें निकल करके आई, जैसे सिंपली अगर मेटाबॉलिज्म वाली ही बात करें तो जैसे आपने कहा कि हाँ जी, वेदर इट इज़ कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स और न्यूक्लिक एसिड वट एवर इट मे बी, हाउ विल इट डीजनरेट एंड और ये डीजनरेट होने के बाद में, बेसिकली डीजनरेट मतलब कि जब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, देन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे विल फॉर्म, ओके ना, एंड ऑल दिस कंसेप्ट्स विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द बायोमोलिक्यूल मेटाबॉलिज्म। अगर इस तरीके से देखा जाए एज पर द सिलेबस ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर, देन दिस टॉपिक कम्स अंडर द यूनिट थर्ड, राइट। Unit first, unit second and unit third, then they basically contains of the biomolecule topic, right। इसके बाद आफ्टरवर्ड्स का सारी की सारी फिजियोलॉजी के यूनिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें टच नहीं हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बायोमोलिक्यूल्स की भी कई सारी चीज़ें क्या है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिसेंट नया है या फिर कुछ ऐसा है जो कि पहले कभी पढ़ाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें इजीली समझ में आ सकती हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। चाहे बायोमोलिक्यूल मेटाबॉलिज्म की, तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट, राइट। जैसे कि मैंने अगर आपसे कहा कि हाँ जी हम कार्ब्स मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली यहाँ पर कार्ब मेटाबॉलिज्म किस तरीके से रहा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट के हाउ दैट विल कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स और वॉट एवर इट इज, वी आर एक्चुअली डीलिंग विद द सेलुलर रेस्पिरेशन। आप जो बेसिकली यहाँ पर चीज पढ़ेंगे वो सेलुलर रेस्पिरेशन को टच करने वाली चीज रहेगी, ओके ना। अभी सेलुलर रेस्पिरेशन में किस तरीके से चीजें रहती हैं भाई, एज यू ऑल नो कि रेस्पिरेशन, अब देखिए यहाँ से ये वाली चीज क्या है, ये फिजियोलॉजी को टच करेगी। फिजियोलॉजी में जैसे कि रेस्पिरेशन इज ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, वन इज एरोबिक एंड एनारोबिक, देयर इज अ थर्ड वन टाइप आल्सो, दैट इज अ फर्मेंटेशन, बट यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 और 3, ओके ना। एरोबिक रेस्पिरेशन की यूजेज ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रॉपरली डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना, फाइनल प्रोडक्ट। एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ना बन करके बाकी की चीजें बनती हैं, ठीक है, जैसे इथाइल अल्कोहल वगैरह। फर्दर सिमिलरली अगर फर्मेंटेशन की बात की जाए, सॉरी लैक्टिक एसिड है ना, एंड एनारोबिक में, और अगर फर्मेंटेशन की बात की जाए, फर्मेंटेशन एक स्पेशल टाइप का रहा जो कि एनारोबिक कंडीशन को ही रिप्रेजेंट कराता है। एंड इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी द योर एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, है ना। फर्मेंटेशन बेसिकली सीन इन द बैक्टीरिया इन द ईस्ट या फंगाई आप कह सकते हैं। तो जो चीज हम यहाँ पर डील करते हैं दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब मैंने आपको ये बताया कि दीज थिंग्स आर इंटरकन्वर्टेबल, मींस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ऑल दिस प्रोडक्ट्स, है ना, वेदर इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और द इथाइल अल्कोहल। इट इज आप कह सकते हैं इट्स अ कैस्केड, या आप कह सकते हैं कि इट्स एक सीरियल अरेंजमेंट होता है रिएक्शंस का। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शंस,
ओके ना, स्टेप बाय स्टेप। अगर देखा जाए सेलुलर रेस्पिरेशन में अकेले में 50 से ज्यादा रिएक्शंस बैठती हैं पढ़ने के लिए, इतना सारा हो जाता है। बट नो नीड टू वरी अबाउट दैट, यू नीड नॉट टू स्टडी ऑल दीज रिएक्शंस एंड ऑल दीज थिंग्स। बस लेकिन मोटा मोटा सा अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो आप उस एमसीक्यू को टारगेट कर सकें। जैसे मैं अगर आपको बात बताऊं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो रहा, सेलुलर रेस्पिरेशन जो चीजें रहती हैं वो चीजें किस तरीके से रही कि भाई हेयर इट इज योर ग्लूकोज, है ना, एंड इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट, एंड इट मस्ट बी एनर्जी, है ना। जस्ट सपोज कि इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जस्ट टेकन इट एज एग्जांपल कि ये क्या है, ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है। एंड वन मोर थिंग कि ये जो कन्वर्जन रहा, ये कन्वर्जन एक सिंगल स्टेप, ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, एंड दिस पायरुविक एसिड बेसिकली ग्लाइकोलिसिस जो होता है, मैं इस चीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। पायरुविक एसिड जो रहा, पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, सेकंड स्टेप, एसिटाइल कोएंजाइम ए। दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल, ठीक है, टीसीए साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, मॉलिक्यूल्स की एंट्री होती है एक कैस्केड से दूसरे की तरफ, टीसीए या क्रेब्स साइकिल, एंड द फाइनल वन इज द ईटीएस, इट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ये चीजें भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि व्हाट आर द साइंटिस्ट या व्हाट वर द साइंटिस्ट टू डिस्कवर दिस ग्लाइकोलिसिस पाथवे। इट इज ऑल्सो नोन एज द ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे, है ना, एमडेन मैरोफ पायरनेस, इस तरीके से साइंटिस्ट का नाम है, और इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। अब बात निकल कर ये आती है कि ग्लाइकोलिसिस एक्चुअल में क्या होता है और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। ग्लाइकोलिसिस, देखिए शब्दों को थोड़ा सा समझिएगा, आपके पास में यहाँ पर कई सारे इस तरीके के वर्ड्स आएंगे, जैसे ग्लाइकोलिसिस क्या हुआ, या ग्लाइकोजेनेसिस क्या हुआ, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हो गया, ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या हो गया, इस तरीके के वर्ड्स, इनको थोड़ा सा समझते हैं। व्हेनेवर इट इज द वर्ड इट इज ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस वर्ड इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू मेजर वर्ड्स, जैसे कि वन इज द ग्लाइको and another one is the lysis, right ना। glyco word stands for the glycogen, glycogen, और lysis माने होता है ब्रेकडाउन। मतलब ग्लाइकोलिसिस में क्या हो गया, ग्लाइकोलिसिस बेसिकली सिंपली द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक ना। ग्लाइको, इट्स नॉट ग्लूको, अगर ग्लूको होता तो ग्लूकोज के लिए होता, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइको है। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस, इसी तरीके से दूसरा वर्ड आपको सुनने को मिलेगा कि ग्लूकोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड अगर आपको कहीं पढ़ने को मिला, जेनेसिस माने होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस माने फॉर्मेशन, और ग्लूको माने हो गया शुगर, है ना, ऐसी शुगर, ओके ना, मतलब बेसिक बेसिक सी चीजें, राइट, कि ग्लूकोजेनेसिस हो गया या ग्लाइकोलिसिस हो गया। इसी तरीके से अगर कहीं पर वर्ड आता है ग्लाइकोजेनेसिस, तो वहां पर क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। अगर यहाँ पर वर्ड आ गया ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, है ना। बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, और ये क्या है समझनी चाहिए फर्दर। अभी अगर इस चीज को थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊं, तो ग्लाइकोलिसिस जो रहा, ग्लाइकोलिसिस इज एक्चुअली 10 स्टेप प्रोसेस कंप्लीट, है ना। रिएक्शंस भी दे रखी होती हैं, 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। मोटी मोटी बातों को समझ लेना, रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है इस मोमेंट पर। ग्लाइकोलिसिस में काम की बातें क्या रहती हैं कि ग्लाइकोलिसिस में फाइनली 2 कंपाउंड्स बनते हैं पायरुविक एसिड के। ग्लाइकोलिसिस, बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ कि ये जो ग्लूकोज हुआ, दिस ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। अब इस चीज में थोड़ा सा अपने आप में कंफ्यूजन मत रखना, कन्वर्ट हुआ, और चीजें इसी तरीके से रहती हैं। फर्दर मोर आगे समझें कि जो ग्लूकोज रहा, ग्लूकोज 6 कार्बन का, और पायरुविक एसिड एक अकेला रहता है 3 कार्बन का, इसलिए 2 मोलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का। दूसरी चीज यहाँ पर क्या बात निकल करके आती है कि नेट एटीपी कितना निकलता है, या एटीपी या NADH मॉलिक्यूल्स कितने रहते हैं। तो जरा समझें कि ओवरऑल में 2 एटीपी की गेनिंग होती है, और साथ के साथ में 2 NADH मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि 2 एटीपी मतलब तो 2 एटीपी हुआ, और एक NADH मतलब 3 एटीपी होता है, तो ओवरऑल में 2 × 3 एटीपी यहाँ से मिले। तो अकेले ग्लाइकोलिसिस अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है तो यहाँ पर आपको कितना मिलता है, 8 एटीपी की गेनिंग होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि आपको कितने एटीपी मिलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। दूसरी चीज, ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस देखने के लिए मिलता है,
बाकी के जो स्टेप्स रहते हैं जो कि ऊपर बताए, जैसे कि फॉस्फेनॉल पायरुवेट बन रहा है, या फिर क्या है एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, या फिर क्रेब साइकिल है, ये सारी चीजें किसमें होती हैं? अदर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर एरोबिक की बात हो रही है तो, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जरा समझें कि मैट्रिक्स में चीजें अलग होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस पर चीजें अलग। माइटोकॉन्ड्रिया के जो ईटीएस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो माइटोकॉन्ड्रिया के किसमें? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में होता है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। ग्लाइकोलिसिस पर अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। फर्दरमोर ग्लाइकोलिसिस के बाद में जो दूसरी चीजें रही, जैसे कि क्रेब साइकिल या फिर ईटीएस वगैरह वगैरह, इन सबसे कितनी नेट एटीपी की गेनिंग होती है, इस चीज को भी क्या है ध्यान दीजिएगा। राइट, ये सारी की सारी चीजें फर्दर ग्लाइकोलिसिस में। मैं इस चीज को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ग्लाइकोलिसिस की जो एक्चुअल रिएक्शन है वो किस तरीके से है। ये सारी की सारी एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें ग्लूकोज से अल्टीमेटली क्या बनेगा? पायरुवेट बनता है। Got it? This is the actual concept of the glycolysis। और ग्लाइकोलिसिस में आपको यही चीजें पढ़नी होती हैं। साथ के साथ में कुछ एक आध क्वेश्चन सॉल्व आते हैं बच्चे के दिमाग में, जैसे कि यहाँ पर चीजें रही एटीपी। अच्छा, एक चीज और समझिए कि ओवरऑल जो ये प्रोसेस रहेगा एरोबिक रेस्पिरेशन का, ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन में जो नेट गेनिंग होती है वो कितना होता है? इट इज ऑफ 38 एटीपी। ओके ना, ओवरऑल एटीपी गेनिंग इन किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक में कितना रहा? 38 एटीपी। याद रखिए, अगर ऑप्शन में 38 है तो आंसर 38 क्लिक करना है, अगर ऑप्शन में 38 नहीं है तो आंसर 36 क्लिक करना है। इसका मतलब ऐसा नहीं करना है 36 एटीपी या 38 एटीपी, दोनों ही तरीके की एटीपी की गेनिंग होती है। जो डिफरेंस निकल करके आता है, डिफरेंस होता है शटल सिस्टम में। राइट, कि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने वाली चीजें किस तरीके से काम करेंगी, एंड उसके बिहाफ पर 36 या 38 एटीपी की फॉर्मेशन होती है। फर्दर मोर इसके आगे थोड़ा सा समझिए, ये वाली चीज यहाँ पर इस तरीके से, एंड देन फर्दर इसके बाद में एटीपी क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीपी, कि एटीपी क्या है। तो भाई जरा ये समझिए, एटीपी द बायोमोलिकुलर नेचर ऑफ एटीपी इट्स अ न्यूक्लियोटाइड। ओके ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म खोलें, इट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। अभी एडिनोसिन क्या रहा? इट इज न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एक बेसिक न्यूक्लिक एसिड पर आ जाओ, टच करो, राइबो शुगर, राइबो शुगर के पहले कार्बन पर क्या लगा हुआ है? एडेनिन लगा हुआ है। रिवाइज कर लो, विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सिमिलरली यहाँ 5वें कार्बन पर, है ना, ये 5वें कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? H3PO4 लगा हुआ है, H3PO4। अगर आप H3PO4 का स्ट्रक्चर एक बारी को देखें तो ये चीज कुछ इस तरीके से होती है, P-O-O, OH, OH और OH। और ये जो जितने भी OH हैं, ये चीज ये दिखाती है कि हाँ जी, दिस फॉस्फेट ग्रुप हैज टेंडेंसी टू बाइंड विद अदर मॉलिक्यूल्स टू। ओके, अब वो दूसरा कार्बन भी हो सकता है या दूसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल हो सकता है। और यहाँ पर एक फॉस्फेट की जगह पर कितने होते हैं? 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब यहाँ भी फॉस्फेट, यहाँ भी फॉस्फेट, 1 2 3 है। ये ओवरऑल में इस तरीके से चीजें निकलती हैं, एंड इट इज बेसिकली एटीपी। दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी, है ना, कि जहां पर भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा कहीं पर भी, तो वो इसी की हेल्प से होता है, या फिर पहले मॉलिक्यूल्स इसी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो एटीपी पर भी एक क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाता है कि एटीपी होता क्या है। इट्स बेसिकली न्यूक्लियोटाइड, एंड इसमें इस तरीके से ट्राइफॉस्फेट वाली चीजें रहती हैं। अच्छा, ट्राइफॉस्फेट से ये एटीपी एनर्जी करेंसी है, एंड वेन एवर इट स्प्लिट्स, जब भी ये चीज टूटती है तो टूटती किस तरीके से है कि एटीपी इज बीइंग स्प्लिट टू फॉर्म AMP प्लस के 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलते हैं, और इन्हीं में एनर्जी होती है 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में। AMP में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है, ठीक है ना। जिस तरीके से इस वाले मॉलिक्यूल में कोई एनर्जी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। एक सिंगल फॉस्फेट में कभी एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी क्या होती है? देखिए, केमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल्स इज बेसिकली पार्ट ऑफ केमिस्ट्री टू, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जब भी एनर्जी की बात आती है तो एनर्जी मस्ट बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। जहां पर बॉन्ड्स हैं वहां पर एनर्जी रहेगी। जहां पर 2 फॉस्फेट्स के बीच में बॉन्ड्स ही नहीं है तो एनर्जी किस बात की? यहाँ पर एनर्जी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसी कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस ले रखे हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं,
एंड होपफुली जिस तरीके से चीज़ें बताई हैं क्वेश्चन भी इजीली हो ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है? द नेट रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। इनकरेक्ट पूछा है, ग्लाइकोलिसिस स्टार्टिंग मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस इज स्लो डाउन व्हेन एटीपी लेवल्स आर हाई, ग्लाइकोलिसिस इज स्लो डाउन व्हेन एटीपी लेवल्स आर लो। नेट रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ओवरऑल में कितना मिला कि 2 एटीपी साथ के साथ में 3 NADH, तो वो 8 एटीपी बनता है, ठीक है ना, यही वाली चीज। द एटीपी हैज एटीपी के पास में क्या होता है, जैसे कि अभी आपको स्ट्रक्चर में बताया कि 1 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट, 3 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड और 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, 2 है ना, 3 नहीं। एक तो नॉर्मली प्रेजेंट रहेगा तभी तो वो न्यूक्लियोटाइड है। हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड इन एटीपी इज कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन आयनिक कोवेलेंट pyrophosphate bond, because this is present between the 2 phosphate. रिवर्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, भाई जेनेसिस, जेनेसिस माने बनना, बनने का उल्टा टूटना, ठीक है ना। अब वो कौन सा हो सकता है? ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिनको क्या है कि आपको एग्जाम के टाइम पर एकदम टिक करना पड़ता है या फिर आपको दिमाग में बैठाना पड़ता है कि हाँ जी इस तरीके से सोचें। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, भाई दिस इज द ग्लाइकोजेनेसिस, दिस इज द ग्लाइकोलिसिस, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। अनडाउटेडली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन कैलोरीज व्हेन वन मॉलिक्यूल इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू एडीपी, है ना। एक एटीपी से क्या है, अगर एडीपी बनता है तो इसमें 73K, देखिए इसमें गलती मत कीजिएगा, 73K भी लिखा हो सकता है ना। जस्ट अ मिनट, 73K वो गलत हो जाएगा, 73K बिकॉज इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग 73,000, इट मस्ट बी 7300, है ना। इसका आंसर करेक्ट बी होता है। Net gain of ATP from one molecule of glucose on complete oxidation through glycolysis and Krebs cycles are, अच्छा चीज थोड़ा सा ये समझिए कि यहाँ पर जो है इट इज बेसिकली काउंटिंग द कंप्लीट प्रोसेस, है ना। ग्लाइकोलिसिस के बाद में सारी चीज हो जाती हैं, तो ओवरऑल में क्या रहेगा? 38 ATP, जैसे कि बताया था इट मस्ट बी 38 और 36, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ Krebs साइकिल इज, इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है Krebs साइकिल में, क्या क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्ब्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इट मस्ट बी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाला, है ना, ये वाली चीज सही है। फर्दर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड, भाई ग्लाइकोजन फॉर्म हो रहा है ना। यही तो है कि ग्लूकोज जो रहा कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, अभी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो बनने का प्रोसेस होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। वही अभी वाली कंसेप्ट कि क्योंकि ग्लाइकोजन फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, वेयर इट इज दिस इज ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। ग्लाइकोलिसिस माने ग्लाइकोजन टूटेगा, ओके। ग्लाइकोजिनोलिसिस माने ग्लाइकोजन, मतलब यहाँ भी ग्लाइकोजन का ही ब्रेक डाउन रहा। द प्रोसेस ऑफ डेराइविंग ग्लूकोज फ्रॉम फैट्स एंड प्रोटीन इज नोन एज द, अच्छा ये चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि फैट्स और प्रोटीन से ग्लूकोज बन रहा है, इस चीज को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। न्यू बन रहा है क्योंकि ग्लाइकोजन बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, राइट ना, हो गया ग्लाइकोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ डेराइविंग ग्लूकोज फ्रॉम फैट्स एंड प्रोटीन इज नोन एज, देखिए अगर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है देन इट इज नोन एज द ग्लाइकोजिनोलिसिस या ग्लूकोजेनेसिस। लेकिन अगर यहाँ पर ग्लाइकोजन के अलावा दूसरी चीजों से बन रहा है, जैसे कि प्रोटीन से या फैट से, तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या निकल करके आता है? इट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। द वर्ड न्यू, NEO स्टैंड्स फॉर दैट, है ना। वो न्यू वर्ड ही उसी लिए स्टैंड करता है क्योंकि वो नए तरीके के मॉलिक्यूल से बनाता है, या तो फैट से या प्रोटीन से। ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स आर फाउंड इन, अरे सनी क्या होते हैं? ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स आर फाउंड इन मीन्स जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हेल्प करेंगे, राइट ना। ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स कहाँ मिलेंगे? इट इज यूजुअली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, नॉट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज एंजाइम्स दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्लाइकोलिसिस आर द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स, ओके। फर्दर अभी फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन कि ग्लाइकोजिनोलिसिस में क्या हुआ? भाई लाइसिस माने टूटना और ग्लाइकोजन का टूटना, है ना। जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो जाहिर सी बात है किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। बेसिक ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, पहला ही ऑप्शन सही है। इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? भाई अभी आपको सारे का सारी चेन रिएक्शन बताई कि ग्लाइकोलिसिस में फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से बनते हैं। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। आप अगर एक बार भी अगर कंसेप्ट को ठीक से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन चाहे 1000 आ जाए, यू आर एबल टू डू दैट, है ना। आपको क्वेश्चन करने में फिर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। फर्दर मोर
अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन अ सेल टेक्स प्लेस इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाली ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं इट मस्ट बी टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि बताया ग्लाइकोलिसिस ही साइटोप्लाज्म में रहा, ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस पे होता है, बाकी की सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। Which one of the following yields twice the energy in calorie gram mole than carbohydrate? कार्बोहाइड्रेट के 2 गुना किसमें होती है? आंसर मस्ट बी फैट, राइट। मसल ग्लाइकोजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड। हाँ, एक चीज ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस चीज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं कि हमारी बॉडी के अंदर में जैसे खाना खाने के बाद में द ग्लूकोज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन एंड दैट ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इनसाइड द लिवर एंड द मसल। ठीक है, 2 जगहों पर लिवर और मसल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। बट जब टूटने की बारी आएगी तो मसल्स का ग्लाइकोजन कभी भी यूटिलाइज नहीं किया जाता है, बिकॉज मसल के ग्लाइकोजन के पास में वो एंजाइम नहीं होता है जो कि उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तुलवाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। ग्लाइकोलिसिस का एक्ट पूरी मसल ग्लाइकोजन को कभी नहीं करेगा जिस तरीके से नॉर्मल ग्लूकोज ग्लाइकोजन या लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन करता है, बिकॉज इट लैक्स एन एंजाइम विच इज नोन एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा देखिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम नहीं होता है मसल ग्लाइकोजन के पास में, बेसिकली मसल्स के पास में ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने के लिए। रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज इज कंट्रोल्ड बाय विच एंजाइम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज द एस्ट्रेज, है ना, बी, ऑप्शन बी ये वाला। द कन्वर्जन ऑफ फैट टू कार्बोहाइड्रेट इज थ्रू। फैट कार्बोहाइड्रेट में किस प्रोसेस से टूटता है? ग्लाइकोलेट एग्जाम, क्रेब साइकिल नहीं होता है, साइक्लो ऑपरेटिंग एनिमल टिश्यू नहीं, इट मस्ट बी ग्लाइकोलेट साइकिल। द रेस्पिरेटरी डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड्स इज नोन एज, इस चीज को क्या कहते हैं? इट मस्ट बी नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन। ओके ना, लगे बंदी से ये सारे के सारे स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन है ना। इसका कोई ऐसा नहीं है कि एक एक चीज का बहुत ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन है भी तो, लेकिन आपके पास में उतना टाइम नहीं है, बिकॉज यू हैव टू क्लिक इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। बहुत सारी चीजें हैं जो कि फिनिश करनी होती हैं। और द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स इन द, ये चीजें आपको कहाँ मिलेगी भाई? जाहिर सी बात है कि द कंप्लीट प्रोसेस हैज बीन टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये चीजें भी माइटोकॉन्ड्रिया में रहती हैं। द एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स में सब्सिक्वेंट ऑक्सीडाइज्ड बाय मींस ऑफ, ओके, इस तरीके से चीजें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। इट मस्ट बी बाय द ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल ईटीएस हो जाएगा। एसिड में भी सब्सिक्वेंटली ऑक्सीडाइज्ड बाय मींस ऑफ एंड इट मस्ट बी क्रेब साइकिल, है ना। ईटीएस भी होती है लेकिन ईटीएस से पहले क्रेब साइकिल वाली कंसेप्ट निकल करके आता है, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से प्रेफरेंस दी जाती है। फर्दर मोर और भी कुछ एक आध क्वेश्चन हैं, देख लीजिए, ठीक रहेगा, कंसेप्ट वाइज हो जाता है। जितना पढ़ा है वो सारी की सारी चीजें। तो बेसिकली क्या रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी रिच कंपाउंड, में से कौन सा है जिसमें एनर्जी नहीं होती है? द आंसर मस्ट बी एसिटाइल फॉस्फेट फॉर राइबोज, एसिटाइल कोएंजाइम में क्रिएटिन फॉस्फेट, तो इसका आंसर सीधे से निकलता है राइबोज। राइबोज में किसी तरीके की एनर्जी नहीं, बिकॉज राइबोज इज एक्चुअली पेंटो शुगर, 5 कार्बन का शुगर है सिंपली, और इसी के बेसिस पर नाम पड़ता है कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड है या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, वट एवर इट मे बी। एटीपी साइमल्टेनियसली, एटीपी एक्चुअल में है किस तरीके का मॉलिक्यूल? जैसे कि आपको बताया कि इट्स अ न्यूक्लियोटाइड, है ना। न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें प्रोटीन तो नहीं होगा, है ना, एसिड वाली चीज रहेगी, शुगर है, प्रोटीन है, एंड फर्दर इट हैज एन एस्टर, एन एसिड एंड एनहाइड्रेट। दिस इज द करेक्ट आंसर। Which statement about ATP is not true? It is used in energy currency by cells. It is formed under एटीपी के मॉलिक्यूल्स एनारोबिक कंडीशन में भी बनते हैं। ये आंसर भी, यही वाला क्वेश्चन भी आता है कि एनारोबिक की कंडीशन में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं? देन आंसर मस्ट बी 2 एटीपी। 2 एटीपी एनारोबिक की कंडीशन में बनते हैं। एटीपी की एरोबिक की कंडीशन में 8 एटीपी बनते हैं ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से। ओके, और ओवरऑल में अगर देखें तो 38 एटीपी बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी रिच कंपाउंड? एएमपी, एडीपी, फॉस्फोक्रेटिन, एटीपी। जस्ट रिवाइज्ड, है ना। एएमपी में किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल रोल ऑफ एटीपी? बायोल्यूमिनेसेंस, मेंटेनेंस, सिंथेसिस, बायोइलेक्ट्रिसिटी, मसल कॉन्ट्रैक्शन, बायोइलेक्ट्रिसिटी। देखो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। बायोल्यूमिनेसेंस, लाइट इमिटिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना, या बायोइलेक्ट्रिसिटी, दे ऑल रिक्वायर एनर्जी। मेंटेनेंस, सिंथेसिस, इट इज नॉट ए पर्पस। और इसी के साथ साथ और भी कई सारी चीजें आती रहेंगी टाइम टू टाइम, जो कि आप लोगों को ये चीजें बताएंगे कि हाँ जी इतनी सारी चीजें इस तरीके से यहाँ पर चलती रहनी है। एंड होप यू गेट द इन्फॉर्मेशन इन द सेम मैनर एज इट इज डिलीवर्ड टू यू, बिकॉज आप ये मानिए कि
टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू डोंट हैव टू मच टाइम, राइट. मैं कुछ थे पर्सनल रीजन जिसकी वजह से मैं इतना या लेट शूट हो पाया या फिर ये वाली इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक लेट पहुंच पाई, लेकिन जितना भी टाइम है हमारे पास में अगर हम उसको इसी तरीके से यूटिलाइज करते रहें देन इट विल बी ओके. दूसरी चीज़ के थोड़ा सा बुक्स को देखिए, राइट, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस करने से काम नहीं होगा. क्वेश्चन आप याद नहीं कर सकते हैं. आप अगर कंसेप्ट एक बार समझ लें तो आप उसके बल पर 1000 क्वेश्चंस कर सकते हैं. ये चीज़ दिमाग में रखिएगा. तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई और थैंक्स फॉर वॉचिंग. ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के काम ही आएंगी और ये अगर किसी भी एक भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके से काम आ जाए तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएगा. ओके देन, थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू लेटर इन अनदर वीडियो. थैंक यू.